Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa. हेलो दोस्तों, नमस्ते और वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक हेल्थ। नारायणा हेल्थ का एक छोटा सा इनिशिएटिव जहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे डॉक्टर्स आंसर करते हैं। और आज इसी जर्नी में हम 28th एपिसोड पे पहुँच गए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खासकर जो लोग दिल्ली के आसपास रह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए, बाकी लोगों के लिए भी, वो है एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा की में जो पोल्यूशन है उसके ऊपर। और इसी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत सूद, जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सो डॉक्टर नवनीत, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक हेल्थ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अपने बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं डॉक्टर नवनीत सूद हूँ, सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल लीड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में। मैं दिल्ली में इस टॉपिक के बारे में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में 15 ईयर्स से हूँ। अब उससे पहले मैं जिस जगह पे रह रहा था वहाँ पॉल्यूशन इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं था, और अब 15 ईयर्स डाउन द लाइन आई कैन सी कि it is causing lot of constraint to everybody, to senior citizens, to children especially, to pregnant females, and in general to everybody. So you see lot of people who are having major health concerns and they do not know that basically pollution is causing this thing. सो हम एयर पोल्यूशन की, हर आदमी बात करता ही है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। लेकिन आप ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि एयर पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पे एक्चुअल में इफेक्ट क्या होता है, और स्पेसिफिकली हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या असर पड़ता है। देखिए, एयर पोल्यूशन बहुत एक कॉमन वर्ड यूज़ होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होते क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। बट मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको तो एक गैसियस कंपोनेंट होता है जिसमें गैस जो होती हैं वहाँ की, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो होते हैं, और एक कंपोनेंट होता है पार्टिकुलेट कंपोनेंट। तो आप लोग सब AQI या टीवी में आप रोज़ देखते हैं आज दिल्ली का AQI इतना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, वो इंडिकेट करता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन्स। तो 2.5 माइक्रोन्स अंदाज़ा लगाने के लिए कि अगर बाल के साइज़ आपका है उससे 40 टाइम्स छोटा है, ऑब्वियसली आपको आंख से दिखेगा नहीं वो, बट उसका सिग्निफिकेंस ये है, और वो इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि वो अगर आप इनहेल करते हो तो वो आपके लंग के दूर के हिस्से तक, जो एयरवेज हैं हमारे, उसके दूर तक जा सकता है और वो ब्लड को भी क्रॉस कर सकता है। देखिए, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके इंटरचेंज होते हैं लंग्स में और ब्लड में, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है। वो पार्टिकल भी वहाँ तक जा सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, अगर वहाँ पे एक डेंजरस पार्टिकल जा रहा है वो आपको डैमेज करेगा। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स देखिए, लंग पे तो दो तरह के इफेक्ट्स रहते हैं। एक तो एक्यूट इफेक्ट्स जो सडनली हुआ, जैसे आप देखते होंगे दिवाली पे या आप ये जब क्रॉप बर्निंग शुरू होती है तो आँखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, आँखों में जलन हो रही है, वो सब एक्यूट इफेक्ट्स हैं जो अपर एयरवे के होते हैं। अपर एयरवे हम बोलते हैं, जो लंग की एंट्री के पॉइंट तक को हम अपर एयरवे बोलते हैं, उसके नीचे लंग्स वाले पार्ट को हम लोअर एयरवे बोलते हैं। तो अपर एयरवे के जो होते हैं वो एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, और ये एक्यूट इफेक्ट्स में जो एस्थमा, COPD ऐसे वाले जो पेशेंट्स हैं उनके उस चीज़ को एक्सैजरबेट भी करते हैं, जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये तो बेसिक इनिशियल अपर एयरवे के प्रॉब्लम्स हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। वो जो बात आप मेरे से पूछ रहे थे सर, कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही होंगे। धीरे धीरे लंग्स को आदत हो जाती है वो पोल्यूटेंट्स को झेलने की। बॉडी हमेशा हर चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करने की कोशिश करती है। कोई भी प्रॉब्लम आए बॉडी को, अगर आपने भी ध्यान दिया हो, तो वो बॉडी हमेशा कॉम्पनसेट करती है, न्यूट्रल लाने की कोशिश करती है। उस चक्कर में बॉडी को बहुत एफर्ट लगता है और बॉडी में परमानेंट चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। जैसे आप मान लो ब्लड प्रेशर है किसी को, ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स ये होते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो सख्त होती जाती हैं। तो अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो इनिशियली आपको शायद कुछ ना हो, 10 साल 15 साल 20 साल, बट जैसे जैसे वो कम होगा, आपने नहीं कंट्रोल किया तो वो एकदम बंद हो जाएगा एक बारी। वैसा ही लंग्स में भी है, वो भी एक बारी के लिए सिक्रीट करेगा कोशिश करेगा कि लंग्स खुले रहें, बट
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कॉम्पनसेशन स्टॉप्स, तो मेजर प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको दवाइयों से भी शायद इम्प्रूवमेंट ना हो पाए। सो डॉक्टर साहब, आपने बताया जो ये PM 2.5 है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र भी नहीं आते आँखों से, ये एक बार आप इनहेल करते हो तो चलिए आपके लंग्स में चले गए, ब्लड में चले गए, तो अब उनका डैमेज क्या करते हैं वो लंग्स को, मतलब कैसे करते हैं और उस फिर क्या होना शुरू हो जाता है? पहली बात तो ये कि जब अगर हम ये ज़्यादा देर तक एक्सपोजर रहे तो क्या होना शुरू हो जाता है एक्चुअल में, सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, और जो बाकी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे आपने एक BP पे छोटा सा बताया, उनके ऊपर भी क्या इसका असर पड़ता है और क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं? तो देखिए बेसिकली लंग्स में जैसे मैंने ऊपर के बताया आपको, वो तो सिम्टम्स हैं। अंदर क्या चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं कि लंग जो कॉम्पनसेट करता है तो बहुत सारी सिक्रीशंस छोड़ने लग जाता है। उसको काउंटर करने के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि आपके बॉडी में कोई एक फॉरेन चीज़ जा रही है तो इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली एक्टिवेट होता है। कोई भी फॉरेन चीज़ आती है तो एक्टिवेट होता है। वो परसिस्टेंट अगर होता रहता है तो इम्यून सिस्टम की एक जो एक्टिविटी है वो भी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे अभी शायद बाद में हम डिस्कस करेंगे जो अदर ऑर्गन्स में, इससे मैं जोड़ के ये कहता हूँ कि रोमैटिक डिजीज़ वाले भी हैं, वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। इन सिटीज़ आपको, या जहाँ जियो एरियाज़ वेयर देयर इज़ हायर एयर पोल्यूशन, वो आपको रोमैटिक डिजीज़ भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आपकी वो भी हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड है। दूसरे हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट बहुत होते हैं, स्ट्रोक्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, हार्ट अटैक्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, डायबिटीज़ वर्सन हो जाती है। आजकल के टाइम में कोविड के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, लंग्स उनके ऑलरेडी डैमेज थे पोल्यूशन के साथ, लॉट ऑफ देम आर हैविंग सिम्टम्स इवन आफ्टर 2 years ऑफ हैविंग कोविड। दोस्तों, डॉक्टर नवनीत सूद ने शुरुआत की है बताने की कि किस तरह से पोल्यूशन हमारे सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है और कैसे हम लोग अभी जैसे धीरे धीरे दिवाली ख़त्म हुई और हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है क्रॉप बर्निंग का एक इशू सामने आता है, 2.5 ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहीं उसके इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे आते हैं। अगर आप डॉक्टर नवनीत सूद से कंसल्टेशन करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, तो जो ये NH Care ऐप इस समय आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर नवनीत सूद से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर www.narayanahealth.org पे जाके भी आप डॉक्टर नवनीत सूद से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में जो आपके दिमाग में कुछ और शंकाएँ हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। डॉक्टर नवनीत, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई लोग पूछते हैं, 2 हिस्सों में पूछूंगा। एक अस्थमा के बारे में, अस्थमा और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो क्या जो पहले से अस्थमैटिक हैं या बॉर्डरलाइन अस्थमैटिक हैं उनके कंडीशन में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है एयर इन महीनों में या जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो? और दूसरा एक सवाल बार बार हमारे आता है क्योंकि लोगों को अपने जो बच्चे हैं उनके पे क्या असर पड़े, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं बाहर जाके, बात भी नहीं मानते हैं, मास्क भी नहीं पहनते, और जो एल्डरली लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है या थोड़े बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो ये 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या असर होता है और क्या एक्स्ट्रा असर होता है? देखिए सर, मैं इसको आप क्लब ऐसे कर दूंगा कि जो लंग डिजीज़ हैं स्पेसिफिकली, एस्थमा एक है जो मेजरली अफेक्ट होता है इससे, इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा जो स्मोकर्स का एस्थमा होता है जिसको हम COPD बोलते हैं, और कुछ पेशेंट हमारे ILD के होते हैं जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज लंग्स के हैं। अब इनमें तो ये है कि ऑलरेडी लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एक तरह से। एस्थमा में क्या होता है कि जो सांस की नलियां हैं, सांस की नलियां मतलब जो हमारा एयरवे है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, तो लंग का कंपोनेंट होता है और एक एयरवे होता है जो हवा उस लंग तक लेके जा रहा है। तो वो एयरवे वाला एरिया जो होता है वो डैमेज होता है एस्थमा में, और सेम COPD में। ILD जो होता है उसमें लंग का जो एरिया खुद का है वो डैमेज होता है, जो लंग पैरेन्काइमा होता है। तो इन एनी केस दोनों केसेस में क्योंकि ILD में ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, उनमें और भी डेंजरस होता है। एस्थमा में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सब क्लिनिकल एस्थमा होते हैं, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि मेरे को एस्थमा है। वो क्या होता है, क्योंकि एस्थमा इज़ अ सीजनल बेसिकली डिजीज़, इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ये पराली बर्निंग वाला टाइम आएगा या जो भी अभी दिवाली वाला सीज़न चल रहा है, और इस सीज़न का इफेक्ट भी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पर डेंसिटी ऑफ एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि विंड्स नहीं चलती हैं इस वक्त, द एयर इज स्टिल, तो अमाउंट ऑफ एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स यू टेक इनसाइड
इज मोर देन व्हाट यू टेक इन अ समर और अ विंटर, क्योंकि विंटर में देयर इज लॉट ऑफ विंडी वेदर। तो आप देखोगे कि आप बोलते हो कि दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, दिल्ली में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप मुंबई में जाओगे या कहीं और जाओगे, दो आर कोस्टल सिटीज़, तो वहाँ पे होगा भी अगर सेम पॉल्यूशन, दैट इज blown away by the wind, naturally that goes away. दिल्ली इज द ओनली सिटी विच इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो एस्थमा COPD वालों में तो ये प्रॉब्लम है कि उनका फ्लेयर अप हो जाता है, खांसी बलगम बढ़ जाता है, देन दे हैव लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। वंस लंग गेट्स इन्फ्लेम्ड मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स आया उस पोल्यूटेंट को या एलर्जन को रोकने के लिए, तो आप थोड़े वीक विकेट पे आ जाते हो, बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑन वीक विकेट। तो देन द अदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस दे ऑल्सो अटैक दैट थिंग। तो दो लॉट ऑफ पीपल हु गेट एडमिटेड विद अस, उनको निमोनिया भी ज़्यादा होगा, उनको वैसे एक्सर्वेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि द इम्यूनिटी अब हर जगह से तो नहीं लड़ सकती है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों में राइनाइटिस एक बड़ा मेजर इशू होता है। टॉन्सिल्स उनके होते हैं, बड़ों में जैसे टॉन्सिल्स और एड्रिनोइड्स नहीं होते हैं, उनमें टॉन्सिलाइटिस होने के भी चांसेस बहुत हैं। ऑब्वियसली उनकी केयर भी वैसी नहीं होती है, उनके परसेप्शन भी वैसी नहीं होती है, बच्चे को लगता है नहीं नहीं ठीक है। और तो उनमें चक्कर क्या है, और उनका मेजर इशू ये है कि उनका रिजर्व्स बहुत कम होते हैं। जैसे एक एडल्ट के बॉडी के रिजर्व्स जो होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, कंपैरिजन करूँ मैं बच्चों से या बहुत एल्डरली से, तो वो उस चक्कर में एस्थमा में उनकी काफ़ी डिटेरियोरेशन हो सकती है। एल्डरलीज में प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने आपको निमोनिया वाला पार्ट बताया है, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। COPD वाले जो पेशेंट्स हैं वो हैं ही, उनमें सेम चीज़ है जो एस्थमा वालों में होगी, प्लस उनमें निमोनियाज भी ज़्यादा होंगे, प्लस बहुत सारे एल्डरलीज में कार्डियक प्रॉब्लम्स भी होंगी, डायबिटीज़ भी होगी। तो वो सब जब कंट्रीब्यूशन होता है तो वो काफ़ी डिटेरियोरेशन उनके हेल्थ में हो सकती है। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद एयर पोल्यूशन ऑल्सो। डॉक्टर साहब, हमने अभी एयर पोल्यूशन जो हमारे चारों तरफ है वो तो है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर क्रॉप बर्निंग है या PM 2.5 लेवल्स हैं, उसमें नॉर्मल इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब हम थोड़ा इन सब चीज़ों के जो इफ़ेक्ट हैं उनको मिनिमाइज़ कैसे किया जाए उसकी तरफ चलते हैं। तो आप बताइए कि क्या हम इस एनवायरनमेंट में रहते हुए भी एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि क्या ये जो डैमेज आपके लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को होता है, ये परमानेंट डैमेज है, या जैसे आप किसी पहाड़ी जगह चले गए या समुद्र के किनारे चले गए कुछ दिन के लिए, या कई लोग करते हैं कि सर्दियों में दिल्ली से निकल जाते हैं, तो जब आप निकल जाते हो एक अच्छी हवा वाली जगह पर जाते हो, तो क्या ये जितने भी डैमेज हैं ये रिवर्स हो सकते हैं? काफ़ी चीज़ें इसमें से रिवर्स हो सकती हैं, काफ़ी हो सकता है, बट बहुत सारा है जो नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक्यूटली एक परसिस्टेंट अगर एक्सपोजर होता रहेगा तो वो जो प्रोसेस है वो एक साइकिल में चला जाता है। बट कुछ एक हिस्सा है जो अगर आप बाहर जाओगे तो कुछ हिस्सा आपकी बॉडी अगर रेस्ट करेगी तो उस चीज़ से लड़ने में, तो कुछ हिस्सा जो है वो आपका डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल पे आ गए हम, प्रिवेंशन एंड क्योर पे आ जाते हैं। तो पहली बात तो लेट अस से कि हम में से कई लोग छोड़ के नहीं जा सकते, इस जगह को यहीं रहना पड़ता है। तो 2-3 चीज़ें लोग हमेशा पूछते हैं। एक तो मास्क, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हमने N95 मास्क पहने और लोगों ने कहा, तो क्या जब भी बाहर जाएं तो मास्क की क्या उपयोगिता है, पहले सवाल। फिर एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं आजकल घरों में, कहीं जैसे आते हैं तो इनकी सेल भी बढ़ जाती है, तो क्या एयर प्योरीफायर्स को भी हम लगा के कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं? और थोड़ा सा मास्क के बारे में बताएंगे आप, एयर प्योरीफायर्स के बारे में बताइए, डाइट और एक्सरसाइज क्या इसका भी कुछ संबंध है ताकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ी रहे? लास्ट में कब एक नॉर्मल व्यक्ति को आपके पास आके या पल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्या वो टाइम है? और फिर मेडिसिन का क्या इसमें तहत? तो 3-4 सवाल हैं एक साथ मैंने पूछे हैं आपके, पर बेसिकली प्रिवेंशन, क्योर थ्रू मेडिसिन एंड थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज एंड द यूज़ ऑफ एयर प्योरीफायर्स एंड मास्क, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रिवेंशन का पार्ट तो कुछ एक अभी बहुत सारा आप लोगों ने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट से भी पुश मिल रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेरे ख्याल से अब हम सभी इसी प्रोसेस में जा रहे हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, ई व्हीकल्स और इस सब में जा रहे हैं। तो डाउन द लाइन आई हैव हर्ड कि लॉट ऑफ
global car makers are going to finish off these fossil fuels in 10 years time. They will be only using this e-vehicles and everything else. तो वो एक प्रोसेस है जो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा स्पीड अप करना ज़रूरी है. आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट गाड़ी अगर आप लोगे तो e-vehicle ले सकते हो. टू कंट्रीब्यूशन आपका वो रहेगा. जहाँ तक सर आपकी एयर प्यूरिफायर वाली बात रही और मास्क में जो N95 मास्क थे हमारे, आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड कि लॉट ऑफ आर अस्थमा एंड COPD पेशेंट्स डिड नॉट कम टू अस फॉर अस्थमा एक्सर्बेशन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. स्ट्रेंजली इनफ वी वर थिंकिंग कि दे विल बी द फर्स्ट वंस हु विल गेट, बट वो लोग जिसको जो प्रॉब्लम होती है ना वो इज़ वेरी पर्टिकुलर. तो दे डिड नॉट रिमूव देयर मास्क इवन व्हेन स्टेइंग एट होम. कोई घर में आ जाता तो वो मास्क ही लेके, तो जो लोग पर्टिकुलर थे उनको एक्सर्बेशन भी नहीं हुई, कोविड भी नहीं हुआ. अब कोविड नहीं हुआ तो चलो वो तो अच्छा बात है. एक्सर्बेशन ना होने का आई एम जस्ट रेट्रोग्रेड में मैं ये सोच रहा हूँ कि द मास्क हैज़ ऑल्सो स्टॉप्ड द एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम गोइंग इनसाइड, एंड दैट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड देयर hospital visits and hospitalizations as such. Exactly. Now the coming on to air purifiers. Air purifiers जो हैं वो is a good concept. Is a good concept in the sense कि जो लोग problems में हैं, asthmatics हैं, घर में तो वो आपका air purifier उसका जो air है वो उसको वो जो smog और soot वाला है वो एरिया को वो purify कर देगा, उस टाइम के लिए sanitize कर देगा. जहाँ वो काम नहीं करेगा वो ये है कि लॉट ऑफ डस्ट एंड लॉट ऑफ एलर्जेंस आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑल्सो. इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ एयर में ही वो प्रॉब्लम है. आप डस्ट है वो सेटल कर जाती है आपके इस पे, उसको वो साफ़ नहीं करता है. तो 100% गारंटी नहीं है, बट लॉट ऑफ दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय एयर प्यूरिफायर. बाकी लोग जो हैं हमारे घरों में भी बहुत सारे, मैं अपने भी जो आसपास के लोग देखता हूँ, दे डू नॉट टेक केयर ऑफ वेंटिलेशन एट होम. अब आपने वेंटिलेशन का अगर केयर नहीं रखा है तो एयर प्यूरिफायर का आप कैसे यूज़ करोगे आप. तो हर चीज़ लॉजिकली, यू हैव टू थिंक लॉजिकली हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. तो एयर प्यूरिफायर एट सम पॉइंट ऑफ इट्स गुड. आप जहाँ ले सकते हो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए. ऑब्वियसली बाहर नहीं ले जा सकते. और कब आपके पास आए एक पेशेंट या एक आदमी, कब आपके पास आए या पल्मोलॉजिस्ट के पास आए, क्या वो स्टेज हो कि अब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होगा टू कम टू यू? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आपको सपोजिटली एक्यूट सिम्टम्स हो गए, खांसी है, बलगम है, 1-2 दिन रहा, वो नॉर्मल वायरल होता है, नहीं भी आया अब चलो ठीक है. ये मैं नॉर्मल एडल्ट नॉर्मल इम्यूनिटी वाले लोगों की बात कर रहा हूँ. यहाँ की बात है बच्चों की या जो कैंसर के पेशेंट हैं या डायबिटिक्स हैं, वो रिस्क भी नहीं ले सकते. बिकॉज क्या है कि 2-3 दिन इज़ अ बिग टाइम. आप इफ़ यू हैव मिस्ड 2-3 डेज इनिशियल डेज, हमारे मेडिसिन में एक रूल है सर, हर चीज़ में गोल्डन पीरियड होता है एक ट्रीटमेंट का. वंस दैट पीरियड इज़ गॉन देन इट इज़ ऑलवेज फायर फाइटिंग. आपको देखने का ये है कि आपका अगर मान लो किसी वक्त भी ऑक्सीजन लेवल, आप सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन लेवल किसी वक्त भी आपका बेस लाइन से कम हो गया है, समझो अगर आपका 98 चल रहा है मान लो और अब 94 हो रहा है तो वो भी कम है. तो अगर मान लो 98 किसी का नॉर्मली रहता है और अब 94 हो रहा है और खांसी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है खांसी, मतलब कुछ मलेज हो रहा है, फीवर हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है, तो यू शुड कंसल्ट पल्मोलॉजिस्ट, स्पेशली दोज गाइज हु आर वल्नरेबल. जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको तो तुरंत आ जाना चाहिए क्योंकि दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द बेबी ऑल्सो. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एल्डरली तो हैं ही हैं सारे. ये सब चीज़ें हैं जो जनरल, बहुत सारे पेशेंट आएंगे हमारे पास स्पेसिफिकली जो जेरेट्रिक है, मेरे को ना बहुत वीकनेस लग रही है, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा. अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो फिर आप इवेल्युएट कैसे करोगे? तो देन यू नीड टू पॉइंटेडली आस्क देम कि ये क्या हुआ था, क्या नहीं है, क्या है. तो बेसिक चीज़ें यही हैं, फीवर, इंक्रीज्ड कॉफ, स्पूटम अगर बढ़ गया है आपका, और नीजल रनिंग नोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. ये 5-5-6 चीज़ें हैं जो आप क्लियर कट आपको इंडिकेट करते हैं कि एक बार आपको चांस ना लेते हुए दिखा लेना चाहिए. और डाइट और एक्सरसाइज का कुछ? डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, फॉर द सिंपल रीज़न कि आजकल हमारी डाइट्स ना, देयर इज़ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बहुत है लोगों को, और एक बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स आपका थ्रोट में आ जाता है तो दैट ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन. एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉजिंग इन्फ्लेमेशन. तो अगर वो एरिया आपका ऑलरेडी
थोड़ा डैमेज्ड है, तो वो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसको ट्रीट करके रखें। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए, प्लेन सिंपल हाई प्रोटीन डाइट, एंड ट्राई नॉट टू टेक फ्राइड सॉर्ट ऑफ थिंग्स और स्पाइसी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यू हैव टू अवॉइड एसिडिटी एट ऑल कॉस्ट। सो आपको मोटा मोटा ये है कि सरेंडर करना होता है अपने आप को, नेचर को भी, आपको बॉडी को भी, डॉक्टर को भी अगर ज़रूरत पड़े। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल हमारे आसपास है वो है एयर पोल्यूशन। कई चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। और डॉक्टर नवनीत सूद ने बड़े ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हमें कई चीज़ें बताई। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर डॉक्टर नवनीत सूद से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वीडियो कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो www.narayanahealth.org पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या हमारा जो NH केयर ऐप है उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से भी आप डॉक्टर नवनीत सूद के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने बताई, मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया उन्होंने, जो एल्डरली लोग हैं, जो अस्थमेटिक हैं, जो बच्चे हैं, फैमिली में उनको कैसे बताया जाए ताकि पोल्यूशन के इफ़ेक्ट कम हो सके। डाइट के बारे में बताया उन्होंने, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। हाँ, ये ज़रूरी बात है कि अगर आप जब बाहर जाएं इन पोल्यूटेड दिनों में तो मास्क पहन के जाएं तो वो बेटर रहेगा। उन्होंने सिम्टम्स के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि कैसे बाकी ऑर्गन्स को भी पोल्यूशन इफेक्ट करती है। सो मैंने जैसे कहा कि कई चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन कई चीज़ों पे हम कंट्रोल रख सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। और डॉक्टर नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी तरीके से आपने जो ये हर साल ये हम इसके दौर से गुजरते हैं उसके बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। Experience the care of Narayana Health.